नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की। उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे होता है। उसमें हमने चर्चा की थी कि कुछ लोग मानते हैं कि विदेशी आक्रमण से हुई थी और कुछ लोग ये मानते हैं कि हमारा जो सभ्यता का समापन हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता जो समाप्त हुई वो बाढ़ के माध्यम से समाप्त हुई या बाढ़ के कारण समाप्त हो गई। कई सारे विचार हैं उसके प्रति, उसके हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, उसके राजनीतिक जीवन, उसके सामाजिक जीवन के बारे में। अब हम चर्चा करने वाले हैं किसकी? वैदिक सभ्यता की। किसी भी सभ्यता का जब हम अध्ययन करते हैं तो सामान्य रूप से हम उस सभ्यता के बारे में क्या चीज़ें पढ़ते हैं, क्या चीज़ें नहीं पढ़ते, ये भी समझना पड़ेगा कि सभ्यता में जब भी हम अध्ययन करते हैं तो हम सामान्य रूप से वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ पर सामाजिक जीवन कैसा था, वहाँ की संस्कृतियाँ कैसी थी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम अगर बात करें वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता जो है वो दो शब्दों से मिलकर, इसमें एक शब्द महत्वपूर्ण शब्द आता है जिसका नाम है वेद। इसका एक महत्वपूर्ण शब्द क्या है? वेद। वेद से वैदिक बनता है। तो वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान का मतलब समझ रहे हैं। वेद संस्कृत भाषा का एक शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और इस शब्द का जो धातु रूप होती है, देखिए अब आप समझिए, धातु रूप का मतलब ये होता है कि किसी भी शब्द, जो भी शब्द हम पढ़ते हैं ना, वो किसी न किसी चीज़ से बना हुआ है। तो यूँ समझ लीजिए कि वेद का मूल रूप क्या है या मूल टाइम या उसका मूल शब्द क्या था। तो वेद का मूल शब्द था विद। क्या था? विद। वेद का मतलब होता है जानना। क्या होता है? मतलब जानना। और वेद, जब हम वेद से क्या बनता है? वेद। तो वेद का मतलब हो जाता है ज्ञान। और आपको पता होगा कि वैदिक सभ्यता का सारा जो भी ज्ञान हमें मिलता है या जो भी चीज़ें हम पढ़ने को प्राप्त होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं? वेदों के माध्यम से। इस सभ्यता का अध्ययन हम कुछ इस तरीके से करेंगे। पहले हम परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उनके मूल निवास मतलब हमारे भारत में तो थे नहीं वो लोग, कहाँ से आए, कहाँ रहते थे पहले। फिर हम बात करेंगे कि उनके आगमन का समय क्या था, किस समय पे आए। ठीक। फिर हम बात करेंगे भौगोलिक विस्तार क्या था, हमारे पास स्रोत क्या है जानने के, और सभ्यता का विकास क्या हुआ। जैसे हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई थी, तो ये सभ्यता का क्या हुआ, समाप्त हुई या आगे बढ़ी या क्या रहा। तो परिचय में सामान्य सी बात समझिए कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग। इस सभ्यता के निर्माता कौन है? आर्य। कौन है निर्माता इस सभ्यता के? आर्य। आर्य का साधारण सा मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है। जो लोग भी इंग्लिश मीडियम वाले को, कुछ लोग हैं जो मुझे बोले और पता चला हमें, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ लें कि वेद, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रेट। आर्य का मतलब क्या हुआ? ग्रेट या श्रेष्ठ। ठीक है। तो वेदों से सम्मिलित, वेदों से प्राप्त ज्ञान को हम क्या कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इसके निर्माता कौन थे? किन लोगों ने इस सभ्यता का संचालन किया, कौन लोग इसको चला रहे थे या कौन लोग उस समय पर उपस्थित थे? तो वो कौन है? आर्य। अब वैदिक सभ्यता का मूल निवास के स्थान के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, वैदिक सभ्यता के मूल निवास के लिए कई सारे विचार हैं, कई सारे मत हैं। जैसे सबसे पहला मत है सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है। सप्त सैंधव प्रदेश आपको सुना होगा, इसके पहले भी सुन चुके हैं आप। कहाँ सुना है? सिंधु घाटी सभ्यता को भी सप्त सैंधव कहा जाता था। सप्त सैंधव मतलब 7 नदियों से मिलकर बना हुआ एक प्रदेश। जैसे रावी, चिनाब, झेलम, वितस्ता, ये सब चीज़ें ये यहाँ पे प्राप्त होती। इस मत को मानने वाला कौन है? अविनाश, डॉक्टर अविनाश चंद्र। डॉक्टर अविनाश चंद्र मानते हैं कि जो आर्य थे या वैदिक सभ्यता के जो निवासी आर्य थे, वो कहाँ से आए थे? तो वो सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। ठीक है। सप्त सैंधव प्रदेश समझ में आया? रावी, चिनाब, सतलज, झेलम, ये सब जो चीज़ नदियाँ हमने पढ़ी थी हड़प्पा के टाइम पे, उन्हीं नदियों के प्रदेश से, उन्हीं नदियों के आसपास के क्षेत्र से ये लोग मूल रूप से आए हैं। ऐसा कौन मानता है? डॉक्टर अविनाश चंद्र। ठीक है। एक संपूर्णानंद भी इस मत का समर्थन करते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र भी, ये दोनों ही क्या मानते हैं कि आर्यों का मूल निवास क्या था? सप्त सैंधव प्रदेश। दूसरा है ब्रह्मर्षि प्रदेश। ब्रह्मर्षि प्रदेश को मानने वाले हैं पंडित गंगानाथ झा। इसको गंगा जमुना दोआब भी कहा जाता है। गंगा जमुना दोआब भी इसका नाम है। ब्रह्मर्षि प्रदेश को क्या कहा जाता है? गंगा जमुना दोआब। तो पंडित गंगानाथ झा का ये मानना है कि हमारा जो आर्य हैं या वैदिक सभ्यता जहाँ से आई, या जहाँ से आई मतलब समझ रहे हो, जहाँ पे वो पहले थी वहाँ से फिर भारत में आई, तो वो कौन सा क्षेत्र था? गंगा जमुना दोआब। तीसरा मत है तिब्बत। तिब्बत का मत मानते हैं डॉक्टर पंडित स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी पुस्तक लिखी थी? सत्यार्थ प्रकाश। उसमें ये मानते हैं कि ये लोग जो हैं तो तिब्बत के निवासी थे।
किसके निवासी थे? तिब्बत के निवासी दयानंद सरस्वती एक बहुत अच्छे विचारक है, समाज सुधारक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में। तो दयानंद सरस्वती का मानना है, उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में ये कहा है कि आर्यों का मूल निवास था तिब्बती पठार। तिब्बत का पठार समझते हैं, चाइना के पास। तो हमारे दयानंद सरस्वती ये मानते हैं कि ये लोग तिब्बत से आए थे। फिर उत्तरी ध्रुव, जब आप भूगोल पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो उत्तरी ध्रुव से मानने वाले, उत्तरी ध्रुव में आर्य निवास करते थे, वहाँ से आए भारत में। ऐसा कौन मानता है? तो ऐसा मानते हैं पंडित बाल गंगाधर तिलक। कौन मानते हैं? पंडित बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। ठीक है, आर्यंस मतलब आर्य हो गए, और इनका निवास क्या था? इनका निवास था उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक पोल। ठीक है। फिर यूक्रेन से मानने वाले कौन है? गार्डन चाइल्ड। यूक्रेन बैक्टीरिया से मानने वाले हैं कौन? मैक्स मूलर। अब बैक्टीरिया से क्यों मानते हैं? बैक्टीरिया एक्चुअली में अफगानिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ से मानते हैं कौन? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने ये माना है कि जो आर्य थे वो वहाँ से आए थे, बैक्टीरिया से। क्यों मानते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया में एक ग्रंथ मिलता है जिंद अविस्ता। क्या मिलता है? जिंद अविस्ता। और उसमें जो ऋग्वेद में जिन देवताओं का वर्णन किया गया है, उसी के समान देवताओं का वर्णन जिंद अविस्ता में भी मिलता है। जैसे अगर यहाँ पे इंद्र है तो वहाँ पे भी इंद्र जैसी एक देवता की संकल्पना प्राप्त होती है। तो इस आधार पर इन्होंने माना है कि यूक्रेन में जो आर्य हैं वो कहाँ से आए हैं? बैक्टीरिया से आए हैं। फिर बात आता है यूरेशिया। यूरेशिया का साधारण सा मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया। यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया बन गया। जैसे रणवीर प्लस दीपिका बन जाता है ना, दीप रन, तो बस वैसे ही है यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। यूरोप और एशिया ये कौन मानते हैं? ब्रेंडन स्टेन। ब्रेंडन स्टेन। और ये सर्वाधिक मान्य मत है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हाँ सही बात है, हम लोग कहाँ से आए हैं मूल रूप से? हाँ, हम लोग मतलब आर्य कहाँ से आए थे? तो यूरेशिया से आए थे, यूरोप और एशिया से। जनरली क्या है इसके बारे में समझिए। यूरोप से आर्यों की लगभग 6 ब्रांचेस निकली। ठीक है, 6 ब्रांचेस निकली, और वो 6 ब्रांचेस अलग अलग जगह पर चली गई। उतना गहराई पे हम जाके चर्चा नहीं करेंगे। बस आप ये याद रखिए कि यूरोपों की जो 6 ब्रांच निकली, उस 6वीं ब्रांच जो आई थी वो भारत में आई थी, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? यूरोप एंड एशिया। उसको कौन मानते हैं? ब्रेंडन स्टेन। ठीक है, सर्वाधिक मान्य मत है आपका ये। चलें आगे। ठीक है, आर्यों के आगमन के बारे में हमने अभी चर्चा की, जिसमें हमने चर्चा की कि आर्यों को आगमन के स्थान को लेकर, मूल स्थान को, मूल निवास स्थान को लेकर के कई सारे मत हैं। जैसे कि सप्त सिंधु प्रदेश है, डॉक्टर अविनाश चंद्रा मानते हैं इस बात को कि हाँ ये यहाँ से आए थे। ब्रह्मर्षि प्रदेश है, जहाँ से मानते हैं पंडित गंगानाथ झा। तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती मानते हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में इसके बारे में चर्चा की है। इसी तरीके से सभी अपने अपने मत देते हैं और अपने अपने मतों के समर्थन में अपना अपना कारण भी देते हैं, उसके समर्थन में भी कुछ बातें रखते हैं। ठीक है, सबसे जो सर्वाधिक मान्य मत है वो मान्य मत है यूरेशिया का। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, जिसको मानते हैं ब्रेंडन स्टेन, जो सर्वाधिक मान्य मत है। अब हम चर्चा करते हैं कि ये कहाँ से आए तो स्थल हमको कंफर्म हो गया कि हम मान लेते हैं कि यूरेशिया से आए थे। पर अब हम चर्चा करेंगे कि ये लोग कब आए और इसके साक्ष्य हमको कैसे मिलते हैं और हम उस तिथि का निर्धारण कैसे कर लेते हैं। तो समझिएगा कि 1500 BC माना जाता है कि इस टाइम पर आर्य भारत आ गए थे। 1500 BC क्यों माना जाता है? इसके साथ कई सारे कारण हैं। जैसे पहला कारण, इसके पहले की जो सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, वो खत्म हो गई थी लगभग 1750 ईसा पूर्व में। कब खत्म हो गई थी? 1750 ईसा पूर्व में। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ बीन कोलैप्स्ड इन 1750 BC। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ कि ये धीरे धीरे, और ऐसा तो नहीं कि एकदम से खत्म हो गई, क्योंकि सारी बाढ़ आती भी है तो पूरा गांव नहीं बह जाता है, कुछ तो बच जाता है। तो और धीरे धीरे खत्म होते होते हम ये मानते हैं कि लगभग 1500 तक ये पूर्णतः समाप्त हो चुकी रही होगी, या हो चुकी होगी। ऐसा मानने के पीछे क्या कारण है कि हम क्यों मान रहे हैं कि 1500 के पास खत्म हो गई थी? क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो बिल्कुल वेल व्यवस्थित, बसी हुई और नगरीय सभ्यता थी। यह हम पढ़ चुके हैं इसके पहले भी। ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। पर वैदिक सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। ठीक, तो इसलिए हम मानते हैं कि ये लगभग 1500 ईसा पूर्व से चलती होगी। अब ये तो हम मान लिए, पर इसके अभिलेखों के आधार पर या तथ्यों साक्ष्यों के आधार पर क्या मानेंगे? तो पहली चीज़ तो एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना, ये जो है ये
ऐतिहासिक काल से संबंधित सभ्यता है। किस काल से संबंधित सभ्यता है? ऐतिहासिक काल से। कुत्ता भौंक रहा है ना ये वही ताम्रपाषाण वाला कुत्ता है, ठीक है। ऐतिहासिक काल संबंधित है। ऐतिहासिक काल संबंधित होने का मतलब ये हुआ कि इसके पुरातात्विक साक्ष्य भी है हमारे पास और साथ ही साथ लिखित साक्ष्य भी, और दोनों का उपयोग हम कर पा रहे हैं। लिखित साक्ष्य में हमारे पास वेद हैं, अभी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे हमको दो अभिलेख महत्वपूर्ण प्राप्त होते हैं, एक होता है कस्सी अभिलेख और एक होता है बोगज कोई अभिलेख। ये बोगज कोई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न इससे बन जाते हैं स्वयं ही, ठीक है। कस्सी अभिलेख में ये बात कही जाती है जो 1600 ईसा पूर्व का है। 1600 ईसा पूर्व मतलब 1500 से पहले का है। तो 1600 ईसा पूर्व में इसमें एक जानकारी मिलती है कि इराक से एक शाखा, आर्यों की एक शाखा भारत की ओर बढ़ी। इराक मतलब तुर्की साइड समझ लीजिए आप, या साउथ एशिया समझ लीजिए, वेस्ट एशिया समझ लीजिए। तो वहाँ से एक शाखा जो है वो भारत की तरफ बढ़ी। इस अभिलेख में हमको ये जानकारी प्राप्त होती है। वहीं आता है बोगज कोई अभिलेख। तो दो मूल रूप से दो संघ थे, खत्ती और मित्तनी, दो कबीले थे। एक्चुअली में जो वैदिक सभ्यता वो कबीलाई सभ्यता है, ठीक है। तो दो कबीले थे, दोनों कबीलों के मध्य एक संधि होती है और उस संधि में ये लोग अपने देवताओं की शपथ लेते हैं। वो देवता कौन होते हैं? इंद्र होता है, वरुण होता है, अग्नि होता है। तो चूंकि देवताओं का एक जैसा ही मिलता है कि यदि यहाँ पे भी इंद्र देवता की, वरुण देवता की, अग्नि देवता की शपथ ली जाती है, और ऋग्वेद में भी इंद्र, वरुण और अग्नि का महत्व अधिक है। तो ये कब प्राप्त होता है? 1420 ईस्वी में। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच इस टाइम पे ये लोग चल दिए थे वहाँ से 1600 ईसा पूर्व में। तो ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन चल रही थी, एरोप्लेन चल रही थी, उड़ के चले आए, पैदल चले होंगे, कोई माध्यम उपयोग किया होगा, समुद्री मार्ग से आए होंगे, स्थल मार्ग से आए होंगे। तो चलते चलते इनको कम से कम 100 साल लग गया होगा। तो ये 100 साल बाद यहाँ पहुँचे, तो लगभग 1500 साल। अब चूंकि 1420 में ऐसा माना जाता है, ये लोग शपथ ले रहे हैं देवताओं के रूप में, तो हम मान लेते हैं कि इसके पहले ये सभ्यता यहाँ पे स्थापित हो चुकी है। तो इसलिए इसका सर्वाधिक मान्य मत क्या होता है कि 1500 ईसा पूर्व से सभ्यता आरंभ होती। अब बात करें कि इस सभ्यता का विभाजन क्यों किया गया। इस सभ्यता को हम दो भागों में पढ़ते हैं अध्ययन की दृष्टि से। एक भाग है इसका ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का मतलब होता है, ऋग्वैदिक काल मतलब संपूर्ण जानकारी, जितनी भी जानकारी हमको प्राप्त होती है वो ऋग्वेद के माध्यम से प्राप्त होती है। ऋग्वेद सारी हमें जानकारी प्रदान करता है कि हम किन किन नदियों के तट पर थे, कौन सी नदी महत्वपूर्ण थी, किस टाइप के मृदभांड हमको मिलते हैं। ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वैदिक काल से। तो शुरू तो 1500 से ही हो गया, पर ऋग्वैदिक काल समाप्त कब होगा? तो चूंकि ऋग्वैदिक काल में किसी भी तरीके से लोहे के साक्ष्य या लोहे के बारे में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो और लोहा हमको कब प्राप्त होता है? तो लोहा प्राप्त होता है लगभग 1000 ईसा पूर्व में, ठीक है। लोहा हमको 1000 ईसा पूर्व में लगभग प्राप्त होता है। अतरंजी खेड़ा एक जगह है इलाहाबाद एटा के पास, वहाँ से प्राप्त होता है। और ऋग्वेद में कोई भी किसी भी तरीके से लोहे के बारे में चर्चा नहीं की गई है। तो चूंकि चर्चा नहीं की गई है, तो हम ऐसा मानते हैं कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे, जो आर्य थे, उनको लोहे के बारे में ज्ञान नहीं था। इसलिए हम जो उच्च सीमा मानते हैं वो 1500 और निम्न सीमा मान लेते हैं 1000 ईसा पूर्व। तो ये ऋग्वैदिक काल का समय हो गया। फिर आते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में लोहे के अवशेष हमको मिल जाते हैं, कृष्ण अयस कहा जाता है। लोहे को क्या कहा जाता है? कृष्ण अयस, ठीक है। लोहे के साक्ष्य मिल जाते हैं और लोहे के साक्ष्य मिलने से हम इसको जो निम्न सीमा है वो मान लेते हैं 1000 ईसा पूर्व। अब 600 क्यों मानते हैं? तो उत्तर वैदिक काल के किसी भी साहित्य में, चाहे वो अथर्ववेद हो, चाहे वो सामवेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे वो आरण्यक हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे उपनिषद हो, इन सब में कहीं पे भी महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। अंग और मगध का प्राप्त होता है तो वो भी दूरवर्ती प्रदेशों के रूप में प्राप्त होता है। तो उत्तर वैदिक काल के जो भी साहित्यिक स्रोत हैं हमारे पास, उन स्रोतों में कहीं से कहीं तक महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। और जबकि महाजनपद का उदय कब होता है? तो लगभग 600 ईसा पूर्व में, ठीक है। महाजनपदों का उदय कब होता है? लगभग 600 ईसा पूर्व तक। तो हम ये मान लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से चला होगा और 600 तक चलते चलते समाप्त हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसके भौगोलिक विस्तार की अगर चर्चा करें तो इनका भौगोलिक विस्तार जो था वो सामान्य रूप से, मैं इसको लिख लेते हैं अपन, इस पर एक समझ लीजिए यूं ही, कहीं आप लोग ये ना सोचे कि सर से बनता नहीं है, समझ लीजिए। इनका जो भौगोलिक विस्तार था वो सामान्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों पे था जहाँ पर आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रहते थे, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान में इनके साक्ष्य मिलते हैं सबसे पहले, ठीक है। इधर राजस्थान अरावली पर्वत के तट पे मिलते हैं। इधर आपका उत्तर में आपका हिमालय में मिलते हैं। हिमालय में एक मुजबंत करके एक शिखर है, वहाँ से ऐसा कहा जाता था कि आर्य जो हैं वहाँ से
सोम रस प्राप्त करते थे। सोम रस समझते हो? सोम रस ही होता है, आजकल उसको दूसरा नाम दे दिया गया है। तो उस क्षेत्र तक पहुंच चुके थे, मतलब ये लोग यहाँ अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। ठीक है, इसको हम अभी लिखेंगे, लिख ही लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, जिसको लिखना हो, ये स्क्रीनशॉट लेना हो, वो ले लेगा। ठीक है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कि इसकी भौगोलिक विस्तार के बारे में। अभी आपने पढ़ा परिचय में हमने आपसे जो बातें की वो पता ही है कि हमने कहा कि आर्यों से इस सभ्यता का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी भौगोलिक विस्तार की। तो भौगोलिक विस्तार में अगर हमने 2 कालों में बांटा है अध्ययन की दृष्टि से, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, तो स्वाभाविक रूप से कि कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर हुए होंगे। उसके आधार पर इनका भौगोलिक विस्तार भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। ठीक है, जैसे ऋग्वेद के जो समय के जो निवासी थे या आर्य थे, उनकी उत्तरी सीमा क्या थी, हिमालय। पूर्वी सीमा क्या थी, गंगा नदी। दक्षिणी सीमा क्या थी, अरावली पर्वत। और पश्चिमी सीमा क्या थी, अफगानिस्तान। मतलब इनका जो विस्तार था वो सामान्य रूप से कहाँ था, हिमालय से लेकर के अरावली पर्वत चाहे दिल्ली मान लीजिए आप, या फिर राजस्थान मान लीजिए, गंगा नदी से लेकर के पश्चिमी अफगानिस्तान तक। ठीक है, यहाँ पर जो 7 नदियाँ आपने सुनी थी पहले, कब, सप्त या सिंधु घाटी सभ्यता में, सरस्वती, बितस्ता, झेलम, रावी, चिनाव, इनके यहाँ पर नाम बदल जाते हैं। जैसे सरस्वती का नाम सरस्वती रहता है, सिंधु का नाम, सतलज का नाम सतुद्री हो जाता है, चिनाव का नाम परुष्णवी हो जाता है, अस्किनी हो जाता है। इस तरीके से इनके नाम परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये सीमाएं निर्धारित कैसे होती हैं, तो यहाँ से ये लोग सामान्य रूप से सोम रस प्राप्त किया करते थे। सोम रस का मतलब होता है एक पेय पदार्थ है जिसका उपयोग आर्य लोग अपने जीवन यापन में करते थे या उसके आनंद के रूप में प्राप्त करते थे। तो हिमालय में मुजबंत नामक एक शिखर की चर्चा की जाती है और उस शिखर में सोम रस प्राप्त होता था। ठीक है, इसी तरीके से उत्तर वैदिक काल की अगर हम चर्चा करें तो उत्तर वैदिक काल की सीमाओं में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। ठीक है, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की एक कथा का वर्णन प्राप्त होता है, उसमें हमको ये बात प्राप्त मिलती है। तो उसमें विदेह माधव कथा में ये कहा जाता है कि उनके जो गुरु होते हैं गौतम जी, उनके माध्यम से ये जहाँ जहाँ इनको प्रचार प्रसार करना होता था तो वहाँ वो ये आग लगाते हुए चले जाते थे। आग लगाते जा रहे थे, रास्ते में इनको सदा नीरा नदी मिली, या गंडक नदी जिसको आज कहते हैं, वो नदी मिली और उसके बाद इनका बढ़ना संभव नहीं हो पाया। तो उत्तरी सीमा जो थी वही रही आई, अन्य सीमाओं में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। जैसे पश्चिमी सीमा भी उत्तरी ऋग्वैदिक काल के समान ही रही, अफगानिस्तान तक ही रही। पूर्वी सीमा में थोड़ा परिवर्तन हुआ और हम गंगा से निकल के कहाँ पहुँच गए, गंडक नदी है। गंडक नदी बिहार में बहती है। और दक्षिणी सीमा में हम कहाँ पहुँच गए, अरावली पर्वत से निकल के नर्मदा या सतपुड़ा की जंगलों में। सतपुड़ा सुना है आपने, सतपुड़ा की घने जंगल ऊँगते अनबने जंगल, एक कविता है बहुत अच्छी सी। ठीक है, अब इसके जानने के स्रोत क्या हैं, तो इसके जानने के स्रोत मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये ऐतिहासिक काल से संबंधित एक खंड है, कालखंड है। इसमें हमको जो जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक साक्ष्यों के भी माध्यम से मिलती है और लिखित साक्ष्यों के भी माध्यम से मिलती है। तो लिखित साक्ष्यों में हमारे पास क्या क्या उपलब्ध हैं, तो वेद उपलब्ध हैं, वेदों के साथ साथ ब्राह्मण उपलब्ध हैं, उपनिषद, आरण्यक और उपवेद। ठीक है, वेदों में सबसे महत्वपूर्ण वेद है आपका क्या, ऋग्वेद। सबसे महत्वपूर्ण वेद क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में बहुत सारी ऋचाएँ हैं, बहुत सारे मंडल हैं, जैसे गायत्री मंत्र कहाँ से लिए गए सब चर्चा करेंगे अपन। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, मंडल है, स्तुतियाँ हैं, प्रार्थनाएँ। ठीक है, स्तुति गाकर की जाती, प्रार्थना मन में की जाती है, एक सामान्य सा अंतर। सामवेद जो है वो संगीत से समर्पित एक ग्रंथ है या वेद है, जिसमें सारी संगीत की बात की गई है। यजुर्वेद जो है वो कर्मकांडी या यज्ञों के बारे में चर्चा करने वाला एक वेद है। अथर्ववेद जो है वो आज के समय के लिए सबसे उपयोगी वेद है, क्योंकि इसमें ही जादू, टोना, वशीकरण मंत्र आदि हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया, गायन के लिए समर्पित, गायन के लिए समर्पित वेद हो गया। गायन मतलब संगीत, ठीक है, संगीत के लिए समर्पित हो गया। तो गायन ना लिख करके हम इसको लिख देते हैं संगीत के लिए समर्पित वेद हो गया। ठीक है, ये जो हो गया यज्ञों को समर्पित हो गया। ठीक है, अपन यज्ञों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे राजसूय यज्ञ हुआ करता था, अन्य यज्ञ हुआ करते थे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अथर्ववेद जो है वो जादू, टोना, वशीकरण मंत्र आदि के बारे में संबंधित वेद हो गया। अब अथर्ववेद एक महत्वपूर्ण वेद हो जाता है, क्यों हो जाता है, इसको जो भारतीय पुरातन का कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं, तो ऐसा माना जाता है कि अथर्ववेद को मान्यता प्रदान करने वाले थे स्वयं शिव। शिव ने अथर्ववेद को मान्यता प्रदान की थी। इसको लिखने वाले अर्धवारांगिश नामक एक ऋषि थे।
ठीक है। अथर्ववेद, जब भी इन तीनों वेदों में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का निराकरण करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? अथर्ववेद का। ठीक है। इन सारे वेदों में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में अगर कभी कोई विवाद उत्पन्न होता है कि इस वेद में कुछ और लिखा है, इसमें कुछ और लिखा है और उसका निराकरण करना है, तो हम किसका साथ वो लेते हैं, उपयोग करते हैं? तो अथर्ववेद का लिखते हैं। अब चूंकि वेदों को पढ़ पाना उतना आसान नहीं था। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, जो वैदिक सभ्यता थी इसमें सामान्य रूप से श्रुति साहित्य चला करता था। श्रुति साहित्य समझते हैं? ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ये इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक है। ब्राह्मण इन वेदों को समझ पाना, थोड़ा वेदों की भाषा क्लिष्ट होती थी, हमें समझ में नहीं आती थी, तो वेदों को समझने के लिए साधारण भाषा में क्या लिखे गए? ब्राह्मण। इनमें ऋचाएँ थी, इनमें गद्य थे, इनमें पद्य भी थे। अब ब्राह्मण लिखा गया तो ब्राह्मण जो था वेदों का सार निकाल के एक गद्य भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जो इन वेदों को समझने की मतलब हमारी मदद करता है। अरण्यक का मतलब होता है वन पुस्तक। क्या बोलते हैं इसको? वन पुस्तक। क्यों बोलते हैं? अरण्यक का मतलब होता है वन में लिखा गया साहित्य या साक्ष्य या कोई भी राइटिंग। ठीक है। तो अरण्यक को वन पुस्तक भी कहते हैं। ये सामान्य रूप से वनों में लिखी गई थी। उपनिषद का मतलब होता है अपने गुरु के पास बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना। तो ये भी वेदों को समझने में हमारी मदद करते हैं। सभ्यता का विकास, तो सभ्यता जैसे हड़प्पा सभ्यता एक समय पश्चात खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती है, पर यह सभ्यता समाप्त नहीं होती। यह ग्रामीण सभ्यता है। तो एक बहुत साधारण सी बात कि ग्रामीण सभ्यता बदल के क्या बनेगी? नगरीय सभ्यता। वो नगरीय सभ्यता क्या होती है? तो इस सभ्यता के तुरंत बाद आपको मिलता है क्या? महाजनपद काल। जो महाजनपद काल है वो नगरीय सभ्यता है, जिसमें आप पढ़ेंगे कई सारे लोगों के नाम। ठीक है। तो सभ्यता समाप्त नहीं होती, सभ्यता बदल करके विकसित रूप में क्या बन जाती है? महाजनपद काल। एक बार ब्रीफ रिवीजन करते हैं इन सब चीज़ों का, इतना सफिशिएंट है, आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ब्रीफ रिवीजन करते हैं। परिचय के बारे में अगर बात करें तो परिचय में इस सभ्यता का जो निर्माण था वो आर्यों के माध्यम से हुआ था। वैदिक सभ्यता का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान पर आधारित सभ्यता। ये वैदिक सभ्यता जो वेद शब्द है उससे बनकर मिलकर बनी हुई है, वेद से वैदिक बना हुआ है, और वेद जो है वो वेद से बना हुआ है, और वेद का मतलब होता है ज्ञान, जानना, और वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रश्न बात कर रहा हूँ मैं, अब जो बात हम रिवीजन कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं? प्रश्नों के बारे में। ठीक है। उस शब्द से, और यहाँ के जो निवासी थे वो कौन थे? आर्य। आर्यों का, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या महान। तो आर्य थे यहाँ के निवासी। आर्य भी संस्कृत भाषा का शब्द है। फिर बात करते हैं मूल निवास। तो मूल निवास के बारे में कई सारे लोगों के अपने अपने विचार हैं। जैसे सप्त सैंधव प्रदेश से आए तो अविनाश चंद्र राय सब मानते हैं, ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए तो गंगाधर झा मानते हैं, तिब्बत से आए तो दयानंद सरस्वती मानते हैं, आर्कटिक सागर से या उत्तरी ध्रुव से आए तो कौन मानता है? आपका बाल गंगाधर तिलक। ऐसे कई सारे लोग मानते हैं, पर उसमें सर्वाधिक जो मान्य मत है वो मान्य मत है ब्रेडेनस्टेन का यूरेशिया से। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया से आने वाले लोग थे ये। मैंने आपको बताया कि यूरोप में से 6 शाखाएं निकली थी, 6 में से 6वीं शाखा कहाँ आई थी? भारत में। ठीक है। वो याद रखना है आपको कि किसने किसने कहाँ से माना है। खास तौर पे आपको याद रखना है कि दयानंद सरस्वती ने कहाँ से माना है, बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से माना है। ठीक है। यूक्रेन से भी मानने वाले हैं, बैक्टीरिया से मैक्स मुलर ने माना है। तो याद रखिएगा कि मैक्स मुलर ने जो बैक्टीरिया माना है उसके पीछे रीजन क्या दे रहे हैं? तो उसके पीछे रीजन दे रहे हैं कि ये भैया जिंद अवेस्ता वहाँ का एक ग्रंथ है, यहाँ का एक ग्रंथ है ऋग्वेद, और दोनों में काफ़ी समानताएं प्राप्त होती हैं देवताओं के आधार पर। इसलिए उन्होंने मान लिया कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? बैक्टीरिया से। ठीक है। इनके आगमन को लेकर के मैंने पहले बताया कि इनको आगमन को लेकर के 2-3 चीज़ें हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता 1750 या 1750 ईसा पूर्व खत्म हो जाती है। तो वो जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद वो नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता होने के कारण वो धीरे धीरे समाप्त होती, बाढ़ की वजह से धीरे धीरे समाप्त होते होते लगभग 1500 में वो नगरीय सभ्यता में परिवर्तित हो जाती, ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो जाती है। माफ़ी चाहूँगा। ठीक है। तो इसलिए हम मानते हैं कि जो इनकी प्रारंभिक तिथि है या इस सभ्यता का आरंभ होने का काल है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व है। फिर हमको एक कस्सी अभिलेख मिलता है 1600 ईसा पूर्व में। लिंक समझिए, देखिए हर एक विषय अपने आप में एक साइंटिफिक महत्व रखता है। ठीक है। साइंटिफिक महत्व रखने के पीछे का समझिए कि पीछे की चीज़ें आगे की चीज़ों से बिल्कुल लिंक है। हड़प्पा से ये लिंक है कि नहीं, ये समझने की कोशिश करिए कि ये हड़प्पा में जो नदियाँ मिलती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में जो नदियाँ मिलती हैं, सामान्य रूप से वही नदियाँ आपको कहाँ मिलती हैं? ऋग्वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता में। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, समय का अंतर है। तो वो इतिहास हमेशा अनुसंधान का विषय रहा है, लोग खोज कर रहे हैं और अपने अपने स्तर पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं।
तो मैं क्या बता रहा था, इनके आगमन के दो अभिलेख प्राप्त होते हैं, एक कस्सी अभिलेख प्राप्त होता है और एक बोगजकोई अभिलेख प्राप्त होता है। बोगजकोई कहाँ से प्राप्त होता है? तुर्की से, जो वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान है या तुर्की है, वहाँ से हमको क्या प्राप्त मिलता है? बोगजकोई अभिलेख का मिलता है 1400 ईसा पूर्व का। कस्सी अभिलेख हमको मिलता है 1600 ईसा पूर्व का। तो 1600 में ये कहा जाता है कि एक शाखा भारत आई, कहाँ से? इराक से। तो अब समझिएगा 1600 में इराक से चल दिया उन्होंने। बोगज को ये कहता है कि दो लोग हैं जो शपथ ले रहे हैं कि हम इस देवता की, जैसे हम लोग बोलते हैं भगवान कसम, सेम वैसे ही वो लोग ले रहे हैं कि इंद्र की कसम, वरुण की कसम, अग्नि की कसम, इस माध्यम से उसमें वो शपथ ले रहे हैं। और इंद्र, वरुण और अग्नि ऋग्वेद में उल्लेखित देवता है। इंद्र को तो बहुत महान बताया गया है ऋग्वेद में, तो ये ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। तो 1600 और 1400 के बीच में कौन बचता है? बीच में 1500। तो 1500 अगर हम दोनों का एवरेज निकालें तो जो आता है वही हमने मान लिया। अब इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है ऋग्वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि ऋग्वेद में किसी भी तरीके से लोहे की चर्चा नहीं होती है। ठीक है, बाकी चर्चाएं हैं, तो लोहे की चर्चा ना होने के परिणाम स्वरूप हमने माना कि हम 1000 तक ही थे। 1000 तक क्यों माना? क्योंकि 1000 में ही हमको एक साक्ष्य प्राप्त होता है अदरंजी खेड़ा से, जो कि लोहे का प्रथम साक्ष्य है हमारे लिए। तो हम ऐसा, और उत्तर वैदिक काल में हम ऐसा मानते हैं कि लोहे का उपयोग ये लोग करने लगे थे, क्योंकि चित्रित धूसर मृदवान हमको प्राप्त होते हैं वहाँ से। तो ये हो गया कि इसकी बात, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इनका भौगोलिक विस्तार क्या था? तो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो हिमालय से लेकर के अरावली पर्वत तक उत्तरी दक्षिणी सीमा, और गंगा नदी से लेकर के अफगानिस्तान तक पूर्वी पश्चिमी सीमा, इस क्षेत्र में बसे हुए लोग थे। उत्तर वैदिक काल आते आते थोड़ी सीमाओं में परिवर्तन होता है। उत्तरी सीमा हिमालय, दक्षिणी सीमा अरावली से परिवर्तित होकर के नर्मदा या सतपुड़ा घाटी बन जाती है। पश्चिमी सीमा अफगानिस्तानी रहती है, जबकि पूर्वी सीमा गंगा नदी से बदल करके गंडक नदी हो जाती है। ठीक है, इनको जानने के स्रोत क्या है हमारे पास? तो इनके जानने के स्रोत है हमारे पास वेद, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, उपवेद। ये सब, हालांकि वैदिकोत्तर साहित्य भी है पर उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये साहित्य हमको प्राप्त होता है जिसके बारे में हम जानकारी, जिसके कारण हमको जानकारी प्राप्त होती है। नदियों का महत्व इसमें भी है, बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ तक कि सरस्वती नदी का इतना महत्व है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु का महत्व था, वैसे ही वैदिक सभ्यता में सरस्वती नदी का महत्व है। इतना महत्व है कि उसको नदी तमा, देवी तमा, माते तमा कहा गया है, कि नदी हो तुम, देवी हो तुम और हमारी माँ समान। ठीक है, तो स्रोत में हमको वेद मिलते हैं, ब्राह्मण मिलते हैं, अरण्यक मिलते हैं, उपनिषद मिलते हैं और उपवेद मिलते हैं। सबका अपना मतलब है। वेद किस किस आधार पर है? तो सभी वेदों में सर्वोच्च वेद कौन सा है? अथर्ववेद। क्यों? क्योंकि ये सभी वेदों में उत्पन्न किसी भी तरीके के विवाद का निराकरण करने में सक्षम वेद है। ठीक है, ब्राह्मण वेदों को समझने के लिए लिखे गए ग्रंथ हैं। उपनिषद और अरण्यक वन में लिखी गई पुस्तक है, और उपनिषद जो है वो गुरु के समीप बैठकर लिखी गई पुस्तकें। इस सभ्यता का विस्तार जो होता है, इस सभ्यता का विस्तार भविष्य में महाजनपद काल के रूप में हमको देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि वैदिक सभ्यता का जो सामान्य परिचय आपको मिला है वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजनीतिक काल, मतलब ऋग्वैदिक सभ्यता के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन, साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करिए। शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ठीक, और यूसीपी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।